नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, न सिर्फ ये DHFL से लिंक है बल्कि किसी भी डूबते हुए बैंक या किसी भी NBFC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हर उन लोगों को देखना चाहिए जो FD या किसी भी माध्यम से ऐसे NBFC या बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और किस कंडीशन में क्या हो सकता है उनके डिपोजिटेड मनी के साथ। इस वीडियो में मैं ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो पॉइंट्स है FD होल्डर का क्या हो सकता है अगर कोई बैंक डूबता है तो, IBC एक्ट में किसी भी FD होल्डर को कितना % पैसा मिल सकता है, क्रेडिटर के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि DHFL का जब मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके क्रेडिटर्स को, तो टाइप ऑफ क्रेडिटर्स पे काफी कुछ डिपेंड करेगा और इसी के अकॉर्डिंग पैसे का डिसबर्समेंट होगा। और फाइनली हम जानेंगे, जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि COC लेंडर्स और बीडर्स के बीच में एक बात चल रहा है कि अगर ये डील फाइनल होता है तो कुछ पैसा रिपेमेंट कर दिया जाए DHFL के FD होल्डर्स को। वो कितना और किस रेशियो में हो सकता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी बैंक अगर बैंक करप्ट हो जाता है और इंसॉल्वेंसी केस में जाता है तो आखिर कितना अमाउंट तक मिल सकता है किसी भी FD होल्डर हो या किसी भी माध्यम से उसने जो पैसा जमा कर रखा हो उस पर्टिकुलर बैंक में। नए रूल के मुताबिक और RBI के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी बैंक में अगर आपने पैसा जमा किया है तो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है, जिसका प्रीमियम बैंक द्वारा जमा किया जाता है। सपोज किसी बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया है या 4 अलग अलग बैंक में 1-1 लाख रुपया जमा किया है, तो ये 4 लाख रुपया तक आपका इंश्योर्ड है, चाहे ये FD हो, RD हो या सेविंग अकाउंट में हो। अगर आप 5 लाख रुपया से ज्यादा भी जमा किए हैं, 10 लाख 20 लाख या जितना भी ज्यादा जमा किए हैं, आपका केवल 5 लाख रुपया ही इंश्योर्ड है और बैंक के डूबने के कंडीशन में मात्र आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा, चाहे आप इसको एक बैंक में जमा किए हैं या एक से ज्यादा बैंक में जमा किए हैं। ये टोटल कैलकुलेशन करके ही मिलेगा। ये RD भी हो सकता है, FD हो सकता है या सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हो सकता है। साथ ही इस पे इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा, लेकिन ये 5 लाख रुपया को एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सेम रूल NBFC में एप्लीकेबल है, क्योंकि DHFL के केस की अगर हम बात करें तो DHFL NBFC में आता है और NBFC में ये अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको RBI के वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं NBFCs आर डूइंग फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, इनका जो फंक्शन होता है बैंकिंग के सिमिलर होता है, लेकिन ये कंप्लीटली बैंकिंग नहीं होती है और इनको उसका लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए ये केस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। और थर्ड लाइन आप पढ़ सकते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। RBI का गाइडलाइन यहाँ पे ये कहता है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो NBFC के केस में नहीं अप्लाई होता है, ये केवल बैंक के केस में अप्लाई होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी पैसा अगर DHFL में जमा किया है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर NBFC सेक्टर में काम करने वाली कोई भी कंपनी के पास इतना एसेट है कि उसको सेल आउट करके या लिक्विडेट करके पैसे को रिफंड लिया जा सके, तो फिर वो पैसा इसके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जा सकता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा क्रेडिटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेफिनेशन की हम बात करें तो इस कैटेगरी में बैंक आ जाता है, कोई भी इंडिविजुअल आ जाता है जो अपना लिक्विड मनी बैंक में या NBFC में जमा किया हुआ रहता है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ जाता है। वहीं पे ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेफिनेशन की हम बात करें तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक एंटिटी है जो किसी भी कंपनी को 4 चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे गुड्स, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ड्यूटीज या गवर्नमेंट ड्यूज कह सकते हैं। एग्जांपल के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सपोज कोई कंपनी किसी बैंक से लोन ले रखा है अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर हुआ। अगर कोई NBFC कंपनी किसी इंडिविजुअल से RD के थ्रू या FD के थ्रू पैसा ले रखा है तो वो भी उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर हुआ, जिसको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है अगर NBFC कंपनी बैंक करप्सी में जाता है तो उसको रीपेमेंट करने के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज एक
एक्स कंपनी है और वो वाई कंपनी से मैन पावर हायर की है। वाई कंपनी उसको मैन पावर सप्लाई करती है और मंथली या क्वार्टरली बेसिस उसको बिल अपना लगाती है और फिर एक्स कंपनी उस बिल को पेमेंट करता है वाई कंपनी को। तो ऐसे ऑपरेशन के लिए अगर किसी कंपनी पे ड्यू बनता है तो उसको हम ऑपरेशनल क्रेडिटर कहते हैं। लेकिन आईबीसी का रूल ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिया जाता है और सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर को। फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर जब भी कोई बैंक लोन देता है किसी भी कंपनी को तो मोर्टगेज के अगेंस्ट में देता है या किसी भी एसेट के अगेंस्ट में देता है, इसलिए उनका पैसा सिक्योर्ड होता है। वहीं पे एफडी होल्डर, आरडी वाले जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट में उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिस्ट में आते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करें तो आईबीसी के रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगा बैंकिंग को, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, और उसके बाद प्रेफरेंस मिलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको मैंने ग्रीन कलर कर रखा है और ये इतने सारे बैंक ने डीएचएफएल को लोन दे रखा है किसी न किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, इसलिए ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के कैटेगरी में आते हैं। इसमें मैक्सिमम पीएसयू बैंक्स है। एफडी होल्डर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में आता है इसको मैंने रेड कलर कर रखा है और एफडी होल्डर्स की फिलहाल इसकी 55,000 संख्या है। टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है वो करीब 5,375 करोड़ हुआ है। ये लमसम है, इधर आगे थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट हम देखें तो फिलहाल ये 35,698 करोड़ आता है। एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसका प्रॉपर डेटा नहीं है इसलिए उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अगर एनसीडी भी आता है तो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिस्ट में ही आएगा। वीडियो के आखिर में हम जान लेते हैं कि जो डिस्कशन चल रहा है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और बीडर्स के बीच में कुछ रीपेमेंट करने के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं कुछ रीपेमेंट किया जाए बॉन्ड होल्डर्स और फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको। लेकिन यहां पे एक बार फिर से जैसा कि मैंने बताया कि जो आईबीसी रूल कहता है उसके हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और सेकंड प्रेफरेंस मिलना चाहिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और लास्ट में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को। लेकिन यहां पे एफडी होल्डर्स के लिए एक अच्छी संभावना भी बन सकती है अगर एनसीएलटी उनके फेवर में वर्डिक्ट देता है तो। जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि इस एक्ट के मुताबिक डिपॉजिटर्स कैन गेट 100% रिफंड इन केस ए कंपनी गोज अंडर लिक्विडेशन। यानी अगर कंपनी को सेल आउट कर दिया जाता है और कंप्लीटली लिक्विडेट कर दिया जाता है डीएचएफएल को तो उससे जो पैसा मिलेगा एफडी होल्डर्स को पूरा पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली ये बात है कि कंपनी के पास अराउंड 91,000 करोड़ का कर्ज है, वहीं पे इसको लिक्विडेट करने के बाद भी ये 38-39,000 करोड़ के आसपास हो पा रहा है जो अब तक बीडिंग का ऑफर मिला हुआ है। आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना पैसा मिलता है। यहाँ पे एक और संभावना जताई जा रही है और सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा है कि जो सीओसी के मीटिंग में बात चल रहा है हो सकता है टोटल अमाउंट का 5% फंड एलोकेट करके रखा जाए रिटेल एफडी होल्डर के लिए या 30% पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि जो बीडिंग का प्राइस अभी तक निकल के आ रहा है 91,000 के अगेंस्ट में 36-37,000 करोड़ आ रहा है, उस हिसाब से 30% ही पैसा मिल रहा है, इसलिए जो एफडी होल्डर है उनको भी 30% का पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पिक्चर आने वाले टाइम में और ज्यादा क्लियर हो सकती है और लेंडर्स के बीच में जब वोटिंग की जाएगी तो पता चल पाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आता है वो हर अपडेट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।